हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। सेशन अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आज लेके आए हिंदी के परेष्टिक सेट सभी वर्णमाला से संबंधित स्वर मिश्र व्यंजन सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। परेष्टिक सेट टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें 30 को परेष्टिक सेट करेंगे क्वेश्चन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा और पसंद आ रहा है तो सेशन को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा होगा। ये व्यंजन थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ी है। व्यंजन इस तरफ लिखाएगा, व्यंजन व्यंजन पूछ रहा है कौन सा होगा। पहला ऑप्शन य, बी दिया है ज, सी दिया है स, डी दिया है ग। तो आपको बताना है कौन सा नासिक व्यंजन होगा। तो नासिक व्यंजन उसे कहा जाता है जो पांचवा वर्ण यानी व्यंजन के अंतर्गत, जैसे टोटल जैसे क, ख, ग, घ, अंग, इसी को जो पूछ रहा है नासिक व्यंजन कौन सा जिसे नाक से बोला जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पांचवा आता है उसी को नासिक व्यंजन कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, इ। तो देखिए पांचवा में कौन सा आ रहा है, तो आ रहा है इ। तो इ सही होगा। इसी प्रकार जो पांचवा में आएगा वो नासिक से बोला जाएगा। ये क से म तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्शों व्यंजन की संख्या 25 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वर 11 होते हैं। संधियाँ पूछे संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3। अर्थ के आधार पर पूछे संधि तो होती है 5। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हिंदी बेसिक और कॉन्सेप्ट जो भी होगा उसे समझाते चलेंगे। तो नासिक व्यंजन कौन सा होता है, जो पांचवा वर्ड जो नाक द्वारा बोला जाता है वही होता है। तो इसका आंसर होगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ए वर्ण क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है मूर्धन्य, बी ओष्ठ, सी कंठ और तालव्य, डी नासिक। देखिए फिर नासिक जो बताए थे पांचवा वर्ण आता है मूर्धा, जो मुंह से बोला जाता है मूर्धा होता है। ओष्ठ जो ओठ से बोला जाता है, और कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है तो वो कंठ तालव्य कहलाता है। तो इसमें से पूछ रहा है ए वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं, इसका आंसर होगा कंठ और तालव्य। ए और ऐ कंठ तालव्य कहलाते हैं। ओठ से बोला जाता है प, फ, ब, भ, म, ये जैसे बोला जाते हैं। और मूर्धा से म, फ, और नासिक से अभी पांचवा वर्ण बताए हैं य आता है, अंग आता है। ऐसे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। सभी प्ले लिस्ट में वीडियो लगे हैं, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदी और वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। कभी आयोग लिखेगा, आयोगवाह लिखेगा, कभी योगवाह लिखेगा। ये पूछने का इसका अलग अलग तरीका है। तो हमें बताना है कौन सा होगा। पहला ऑप्शन दिया है छोटी बड़ी ई, बी ऑप्शन छोटा ऊ बड़ा ऊ, सी ऑप्शन औ अंग अह, डी आ। तो हमें बताना है आयोगवाह कौन सा होगा। तो आयोगवाह के अंतर्गत जिसे विसर्ग संधियाँ भी आती है, तो विसर्ग संधि आती है। तो इसमें से ऑप्शन में दर्शा रहा है सी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा अमानक वर्ण है जिसका अपवाद जिसको वर्ण के माना जाता है। जैसे अवर सारणी में अवर तत्व होता है एक अपवाद हाइड्रोजन, उसी प्रकार हिंदी में अमानक वर्ण है। तो कौन सा है, ये है म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। पहला ऑप्शन में दिया है दक्षिणी भाषाओं की, बी ऑप्शन अरबी फारसी की, सी संस्कृति की, डी अंग्रेजी की।
इनमें से बताना है कौन सी भाषा के अंतर्गत आती हैं ये सभी जो लिखा है प्रश्न में। तो ऑप्शन के अनुसार उत्तर बताना है। तो इसका आंसर होगा बी, अरबी और फारसिया के अंतर्गत आती हैं ग, ज, फ, य। जो जैसे जैसे चंद्रबिंदी लिख दिया जाता है, जैसे जैसे ग है, फ है तो ऐसा हो गया, यहाँ पर बिंदी रहेगा। ज है तो यहाँ पर बिंदी रहेगा। तो ये फारसी अरबी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ी है। कितनी है, कितनी है बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य कितनी है। पहला ऑप्शन 50, बी 51, सी 52, डी 53। वर्णों की संख्या पूछा है, कभी स्वरों की संख्या पूछेगा, कभी व्यंजनों की संख्या पूछेगा, कभी संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछेगा, कभी अगवा संख्या पूछेगा, कभी संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछेगा। इसी प्रकार पूछेगा तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर के ऑप्शन के अनुसार आंसर दे सकते हैं। तो हमें बताना है कितनी है। तो वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब सभी लोग जानते हैं टोटल 52 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है सभी लोग जानते हैं। छ, त्र, ज्ञ, एक होता है ज्ञ। चार होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, एक और होता है। तो इसको तोड़ते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार कौन सा दिया है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण दिया है तो इसका क्वेश्चन नंबर 37 का बी आंसर सही होगा, संयुक्त वर्ण। पूछेगा संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, तब बताएंगे 4। कौन कौन सा होता है? छ, त्र, ज्ञ और एक होता है ज्ञ। ये देख लें, ज्ञानी ज्ञ, छ, त्र, श्र, ज्ञ, ज्ञानी ज्ञ। टोटल 4 होता है, एक ख्याल नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है बताना है। पहला ऑप्शन छ, बी त्र, सी ज, डी क। तो संयुक्त वर्णों की संख्या 4 होती है। तो एक होता है छ, दूसरा होता है त्र, तीसरा होता है ज्ञ। तो हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी क। से इसका वर्ण संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो होता है क धन हलंत रहेगा, यानी आधा क ऐसा स। तो पूछ रहा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का वर्ण क के बाद आता है, स। क के बाद आता है स। तो किसके बाद आता है? तो क के। तो आंसर देंगे क। इसी पर ज्ञ पूछेगा किसके अंतर्गत आता है? तो ज प्लस य। तो किसके बाद आता है? तो हम आंसर देंगे ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ज्ञानी ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? पहला ऑप्शन ज प्लस ध, बी ऑप्शन ज प्लस य, सी ऑप्शन ज प्लस य, डी ऑप्शन ज प्लस य। अभी बताए थे इसका वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो सभी वर्ण यानी वर्ण जो क ख होते हैं वर्ण, उनको आधा हलंत यानी हलंत लगा देने से आधा वर्ण होता है, उनमें से स्वर निकल जाता है। जब हम कभी प्रश्न पूछेगा कोई भी कि वर्ण संधि विच्छेद, कोई मान लेते हैं वर्ण संधि विच्छेद करना है, तो उस वर्ण संधि विच्छेद करने का मतलब उसमें से स्वर अलग हो जाएगा और व्यंजन अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यहाँ पर दिया है क, तो क को वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा क हलंत होगा प्लस अ। ये बहुत बेसिक हिंदी है, इसके अंतर्गत बेसिक जो पढ़ा होगा वही समझ में आएगा उसको। वर्ण संधि विच्छेद पूछेगा तो ऐसे होगा। अगर सिर्फ संधि विच्छेद पूछता है तो अ अलग नहीं होगा। जैसे जल दे दिया है तो जल का संधि विच्छेद तोड़ने कोई नहीं होगा, ज प्लस ल हो जाएगा। इसे वर्ण संधि विच्छेद करेंगे
तो वर्ण संधि विच्छेद करेंगे तो एक होगा ज धन प्लस अ धन ल धन हलंत हो जाएगा यहाँ पर प्लस अ, ये है वर्ण संधि विच्छेद। ये इसे वर्ण संधि विच्छेद कहेंगे। जल का संधि विच्छेद और वर्ण संधि विच्छेद में अंतर है, तो इसका आंसर होगा, ये पूछ रहा है वर्ण का संयुग किसे बना है, तो ज प्लस य के संयुग से बना है, हलंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण, पहला ऑप्शन अ, बी ऑप्शन ह, सी ऑप्शन स, डी ऑप्शन ज प्लस झ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अघोष वर्ण है स। 40 का दिया है यहाँ पर, 40 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन कंठ, बी तालु, सी ऑप्शन दंत, डी मूर्धा। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सेशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। कंठ के अंतर्गत क ख आ जाता है, तालु के अंतर्गत च छ ज, त थ द ध न, दंत के अंतर्गत, मूर्धा के अंतर्गत प फ भ म। तो हमें बताना है क का, क कंठ, क के अंतर्गत आता है क ख ग घ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन बताए थे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, एक होता है स्र। देखिए यहाँ पर याद हो गया है, स्र होता है। टोटल 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ, स्र। स्र वो है, जैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे श्री, ये वाला स्र है। तो इसमें से बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, ये है ज्ञानी ज्ञ। इसको तोड़ेंगे वर्ण संधि विच्छेद, तो ज हलंत रहेगा और य हो जाएगा ज्ञानी ज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी दंत वर्ण नहीं है? पहला ऑप्शन न, बी ऑप्शन ट, सी ऑप्शन द, डी ऑप्शन द। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर होगा ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 6 वर्ण किसके संयुग से बना है? ते होगा आंसर क प्लस स। क प्लस स, यहाँ पर गलती कर दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर हलंत होगा, ये सही है, राइट है। हलंत लगा देने पर ये नहीं, देखिए ऑप्शन में ऐसा भी दिया होगा और दूसरे ऑप्शन में ऐसे हलंत करके दिया होगा, तो अब सस्पेंशन ना हो। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे दिया होगा, एक हलंत होगा एक नहीं होगा, तो आप हलंत वाला आंसर दें। हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है बताना है। पहला ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 13। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगा हो तो प्यार से लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 45 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन में ए, बी ऑप्शन उ, सी ऑप्शन य, डी ऑप्शन अ। कमेंट बॉक्स में आंसर दें कौन सा नहीं है बताना है। तब सभी लोग जानते हैं ये सभी तीनों स्वर हैं और ये सी ऑप्शन व्यंजन है, तो इसका आंसर होगा सी, 46 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा ट वर्ग नहीं है? कौन ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो ट के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो लिखेंगे ट, ठ,
ड ढ अड़। तो ऐसे लिखेंगे तो इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आया? ट ठ ड अड़ आया, क ख घ ए, सी ऑप्शन नहीं आया। तो कौन सा पूछ रहा है? ट के अंतर्गत नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 32, बी ऑप्शन 33, सी ऑप्शन 34, डी ऑप्शन 35। कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या बताए हैं, तो टोटल होती है 33। वर्णमाला की संख्या होती है 52, स्वरों की संख्या होती है 11, कुल कारकों की संख्या होती है 8, रस की संख्या होती है 9। वही पूछे निपातों की संख्या कितनी होती है? 9। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3। अर्थ के या उत्पत्ति के आधार पर संधि पूछे तो 5। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर नहीं है? यानी पश्च स्वर पूछ रहा है, हमें बताते हैं सॉरी नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है पश्च स्वर है। पहला ऑप्शन छोटी ई, बी ऑप्शन ढ, सी ऑप्शन आ, डी ऑप्शन ज। ये प्रश्न पूछ रहा है कि पश्च स्वर है, किसमें से पश्च स्वर है? तो देखिए ये जीभ का आकार है, तो ऐसे बना होता है। ये हो गया बीच वाला मध्य भाग। तो पश्च स्वर पूछ रहा है तो बीच में होता है अ, और पश्चिम ये है आगे वाला भाग, यहाँ लिख देते हैं आगे वाला, ये पीछे वाला। तो पूछ रहा है पीछे वाला, पश्च मतलब पीछे वाला, तो पीछे में आता है आ, और ए आते हैं आगे वाला में। पश्च स्वर पूछा है तो हमारा आंसर होगा सी। हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा योगवाह है? यानी आयोग यानी योगवाह एक ही है, तो अयोगवाह यानी अयोगवाह ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। अभी बताएं जिसमें 2 बिंदी लगी हो वो विसर्ग अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आते हैं? कौन कौन से आते हैं? अ आता है एक, ऐसे आता है, तो ऐसे बिंदी होती है, तो वही कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत हो गया विसर्ग संधि, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, जैसे कोई शब्द ले निर्मल, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निधन मल, निधन मल, तो हो गया विसर्ग संधि। ये महाप्राण के अंतर्गत आता है स, यानी 135। महाप्राण के अल्प प्राण है स आता है, महाप्राण याद करते हैं 24। जैसे ख घ अंतर्गत आता है, और संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। अभी बताए हैं संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, 4 जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है छ, तो छ क से लेकर यम तक के स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। टोटल व्यंजन होते हैं हमारे कितने? तो होते हैं 33। वर्णमालों की संख्या 52, स्वरों की संख्या 11। तो हमें बताना है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है? तो छ आता है तालव्य। जैसे कोई पूछ देगा च, छ, च, छ, ज, झ, यहाँ 21 के ध्वनि उच्चारण के अंतर्गत आते हैं, ते आते हैं तालव्य के अंतर्गत, और क से म तक ले स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 52। तालव्य व्यंजन अभी बताए हैं च छ झ, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 52 समझ लें। एक होता है, ऐसे लिख देंगे क ख ग घ अंग, तो ऐसे हो गया। तो एक लिखेंगे ट्रिक इसे याद करने के लिए, के टी एम डी ओ। तो ऐसे पूछेगा तालव्य व्यंजन, तो टी से त होता है, तो तालव्य व्यंजन किसके अंदर आता है, तो पूछेगा तो तालव्य व्यंजन च छ झ अंतर्गत आता है। तो क ख ग अंग, यानी इसके याद करने के एक गलत लिखा गया है, ऐसे एक बार समझ लें। लिखेंगे यहाँ पर क च ट त प। अब देखिए पूछेगा कि हमें बताएं तालव्य व्यंजन किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे के टी एम डी ओ। तो तालव्य पूछेगा ते बता देंगे च वर्ण अंतर्गत आता है। कंठ पूछेगा, के से कंठ होगा, त से तालव्य होगा, यम से मुर्दा होगा, डी से दंत होगा, ओ से ओष्ठ होगा। आप लोग को समझ में आ चुका होगा। हमारे कहने का अर्थ है कि क च ट त प याद कर लें, और पूछेगा क च ट प याद कर लें, के टी एम दो ऐसे याद कर लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। यदि पूछेगा कि कंठ वर्ग किस वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पूछेगा तालव्य व्यंजन कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वही पूछेगा मूर्धा वर्ण किसे कहते हैं, तो ट ठ ड के वर्ण को कहते हैं। दंत वर्ण पूछेगा तो त। ओष्ठ वर्ण पूछेगा तो प। और कंठ और ओष्ठ पूछेगा तो ये दो आते हैं, ए और ए, ये आते हैं कंठ प्लस ओष्ठ के अंतर्गत। नेक्स्ट हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 53। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? पहला ऑप्शन उष्म, बी ओष्ठ, सी अंतस्थ, डी तालव्य। तो आपको बता दें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, तालव्य आता है च छ, यानी च वर्ग के अंतर्गत आता है। च वर्ग के अंतर्गत आता है, च वर्ग तालव्य के अंतर्गत आता है। अंतस्थ यानी य र ल सभी आते हैं। ओष्ठ प फ ब ब म य र प फ ब म तक आता है। उष्म जैसे स ह, ये क्या है, उष्म व्यंजन है। तो अब पूछ रहा है यर अलावा किसके अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें उम्मीद है कि सेशन अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। अपने कोशिश को खाली नहीं जाने देंगे, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया जाए। हर क्वेश्चन को तोड़कर समझाने का प्रयास जारी है। सेशन कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट कर दें। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 54। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? शुरू में बताए हैं, पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन था कि नासिक व्यंजन कौन सा होता है, तो अभी बताए थे पांचवा वर्ण होता है उसे नासिक यानी अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। ऑप्शन सिर्फ चेंज हुआ है, प्रश्न वही है जो पहला था। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं क च, ऐसे लिख दे क ख ग घ अंग, यहाँ पर लिख देंगे क्रम से। अब नंबर डाल देंगे आप लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पर नंबर डालते हैं 1 2 3 4 5। तो ये पूछ रहा है अनुनासिक, तो अनुनासिक के अंतर्गत पांचवा वर्ण आता है। अब पूछ रहा है कौन सा होगा, तो पंचम दिया होगा, पंचम होगा। यही पूछता कि
चतुर्थ कौन सा होगा? तो चतुर्थ होगा घ वर्ग, घ यानी चौथा नंबर पर आएगा चतुर्थ वर्ग। तृतीय पूछता तो ग आता, द्वितीय पूछता तो ख आता और प्रथमा क। हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। ये पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन पांचवा वर्ण होते हैं। पांचवा वर्ण का मतलब वर्ण के पंचमा अक्षर, ये वर्ण के पंचमा अक्षर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 11। निपातों और रसों की संख्या होती है 9। 8 किसे कहते हैं? काव्य गणों की संख्या। काव्य गणों की संख्या होती है 8। पूछे कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा, प्यारा सा कमेंट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ ओष्ठ ध्वनि का उदाहरण है, बताना है। तो इसका आंसर होगा और। कंठ और ओष्ठ के अंतर्गत जब बोलेंगे तो कंठ और ओष्ठ के दोनों मैच करेंगे, उसी को कहते हैं और। ऑप्शन के अनुसार बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम है। कोई देखिए, जब भी कोई ध्वनि निकलती है तो वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में कन्वर्ट होती है शब्द में। वो शब्द कन्वर्ट यानी परिवर्तन होकर पद में जाता है। पद जब कोई बनता है तो धीरे धीरे वो वाक्य बन जाता है। जैसे कोई बोलता है तो धीरे धीरे उस बात को हम समझते हैं, समझने के बाद देखकर वाक्य बन जाता है। तो उस जैसे वाक्य बनता, जैसे राम घर जाता है तो कुछ ध्वनि सुनाई दी, उसके बाद छोटे छोटे शब्द बने, शब्द बनने के बाद एक पद बना और पद सभी को जोड़ देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। तो वही ऑप्शन होगा, ऑप्शन 57 का डी। तो पहला होगा ध्वनि, दूसरा होगा शब्द, तीसरा होगा पद और चौथा होगा वाक्य। हमें उम्मीद है समझ में आ चुका होगा कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल एक उच्छिप्त होता है, एक प्रकंपित होता है, एक संघर्षहीन होता है, एक पार्श्विक होता है। तो इसका आंसर होगा पार्श्विक होता है। र होता है तो जो र को कहते हैं यानी री होता है तो री होगा प्रकंपित। हमें उम्मीद है समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन उन्नति, बी ऑप्शन उन्नति। ये दो तो होगा नहीं, ये दो में से चॉइस करना है, इसमें कौन सा होगा? तो छोटी की मात्रा जिसमें दिया है वही सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, यानी 30-30-60 बताए थे, यानी 30-15-15 30 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कह रहा है 60 नंबर कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। हमें ऑप्शन के अनुसार हमें क्या बताना है? शुद्ध शब्द बताना है। ऑप्शन के अनुसार समझे, इसमें नहीं कहा गया है कि हम क्या पूछ रहे हैं, सीधे ऑप्शन के अनुसार आपको समझ के बताना है। यानी इसका अर्थ है कि आप शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा शुद्ध गलत है इस वाक्य में और कौन सा गलती है। ऑप्शन के अनुसार छांटना है तो हम छांटते हैं। दुर्गम गलत है, दुर्गम ये लास्ट में म आ रहा है, ये भी गलती है। दुर्गम ऐसे नहीं होगा, होगा दूर, दू और र। देखिए बोलेंगे जहीं से दू तुरंत र आएगा, उसके बाद गम, इसको संधि विच्छेद करेंगे, दू धन गम। तो संधि विच्छेद किए हैं तो कौन सा संधि विच्छेद होगा ऐसे हलंतों के लिए? तो दूर प्लस गम ये होता है विसर्ग संधि। तो हमें उम्मीद है समझ में होगा, आप लोग को आ चुका होगा। तो ऑप्शन होगा बी, दूर गम, इसका आंसर होगा बी। हमें उम्मीद है सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।